हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग अगर ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी वैकेंसी के लिए, एसएससी, सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी रीजनिंग आती है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि रीजनिंग कैसी भी हो, कहीं से भी जो भी रीजनिंग आती है वो यही रीजनिंग होती है। और ग्रुप डी की रीजनिंग का लेवल जो होता है वो लेवल आपका एसएससी सीजीएल के बराबर समझ लीजिए। क्योंकि रीजनिंग जो ग्रुप डी की होती है ये हाई लेवल की होती है। यहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर इनके प्रश्न करते हैं तो आपकी रीजनिंग मजबूत होगी और यहाँ से सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो भी होते हैं उस सब की रीजनिंग कवर हो जाती है। तो आज 1 सितंबर 2022 की जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। और ये क्लास है आपकी 29। मैं टोटल 1 महीने से लगभग क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, और सपोर्ट ज़रूर करिएगा यार। मैं एक क्लास को भी लाइक शेयर वगैरह करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे क्लास में। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है सब्सक्राइबर, और उससे बस यही होता है कि हमारे क्लास पे व्यूज़ वगैरह नहीं आते, लेकिन कंटेंट तो वही रहता है। कंटेंट तो वही रहता है ना, कंटेंट थोड़ी बदल जाता है। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है पहला प्रश्न। आप लोग अगर इतनी रीजनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं, जितने पेपर शिफ्टों में ये हुए हैं 98 99 के आसपास, इतनी रीजनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट समझ लीजिए। इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, कूटनीति गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है ये। यहाँ पे संबंध आपको बताने रहते हैं। देखिए, ये 13 है, 13 में अगर हम गुणा करें 14 का तो 182 आता है। देखिए, 13 चौको 52, 2 आएगा, हासिल लगे 5, 13 एकम 13, 5 18, 182 हो जाता है। अब 182 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 91 आता है। ऐसी 17 का गुणा हम 18 में करेंगे, 17 का गुणा 18 में करिए, सत्रह का गुणा 18 में करेंगे तो 306 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 153 निकल के आएगा। ये इसका जस्ट 2 गुना है, तो इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं। ऑप्शन देखिए, अगर हम 11 का गुणा 12 में करेंगे, 12 में कराइए, 12 एकम 12 की 2 होनी चाहिए, यहाँ 4 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 9 का गुणा 10 में कराएंगे तो 0 लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। 15 का गुणा 16 में होगा। अब देखिए, 16 पचाई 80, 0 है, 8 हासिल का, 16 एकम 16, 8 24 होना चाहिए, यहाँ 200 है, ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए, 8 का गुणा 9 में कराएंगे तो 8 नाम 72 होते हैं, 72 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 36 आता है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की और उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है। ये देखिए, मान लीजिए उत्तर है और ये दक्षिण है, ये है पूर्व और ये पश्चिम। तो जो सूर्य निकलते हैं वो सुबह पूर्व की ओर से निकलते हैं। ठीक है, अब सुशीला अगर सुबह
चल रही है तो वो पूर्व दिशा की ओर चल रही है, तभी तो उसकी परछाई इस ओर पड़ेगी। जब सूर्य पूर्व से निकलते हैं, सुबह की बात की गई है यहाँ पे, जब सूर्य यहाँ होंगे पूर्व में और सुशीला सूर्य की ओर चलेगी तो उसकी परछाई उसके पीछे पड़ेगी। आगे देखिए, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी और फिर पुनः दाएं मुड़ी। तो फिर यहाँ से उसने बाएं मोड़ लिया, इसके बाद फिर उसने दायां मोड़ लिया, अंत में वह दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी। ठीक है, अब अंत में वह यहाँ से दाएं मुड़ेगी और दौड़ने लगी। वह किस दिशा में दौड़ रही है? तो ये वाली जो दिशा है ये दक्षिण हो जाएगी आपकी। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि शब्द इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। लिख लेते हैं पहले इसको। प्रत्येक स्वर को उसके बाद आने वाले स्वर, ये दो ही तो स्वर हैं, यू और ई। इसके बाद यू के बाद वी आता है और ई के बाद एफ आता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो डी से पहले सी आएगा, एस से पहले आर और टी से पहले एस, आर से पहले क्यू। तो इस प्रकार बने शब्द में कितने अक्षर दो बार आएंगे? कितने अक्षर दो बार आएंगे? अभी देखिए यहाँ पे कोई भी अक्षर दो बार नहीं आया है। ठीक है, यहाँ सी, यू, आर, एस, एफ, क्यू। फिर से देख लेंगे, शायद कोई गड़बड़ी हो गई हो। यू को आगे वाले बी आएगा और ई को आगे वाले एफ आएगा। अब डी से पहले सी आता है, एस से पहले आर आता है, टी से पहले एस आएगा और आर से पहले क्यू आएगा। तो यहाँ पे कोई भी शब्द दो बार नहीं आया है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सुनने वाला है, यही सही है। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रेणी के पहले आधे भाग की सभी संख्याओं के योग और दूसरे आधे भाग की सभी संख्याओं के योग का अंतर क्या होगा? अब इनमें हम संख्याएं पहले काउंट करेंगे, फिर उनके आधे भाग को ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 टोटल संख्याएं हैं। आधे आधे भाग की बात कर रहा है तो 9 संख्याएं हम पहले ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से इस तरफ की संख्याएं जोड़ लेंगे और यहाँ से इस ओर की संख्याएं जोड़ लेंगे और इनका अंतर पूछा है। इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बस समय लगेगा। बस समय को ख़त्म करने के लिए ही ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं। अब इनमें जोड़ना है, जोड़ लीजिए। देखिए 8 9 8 17, 17 5 22, 22 4 26, 6 32, 32 और 3 35, 35 6 41, 41 6 47, 47 और 3 50 की 0 हासिल 5 आएगा। 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 14 15 16, 4 20, 5 25, 25 1 26 और 5 31। तो जोड़ने पर ये पहले आधे भाग का योग जो 310 आया। ऐसे इसको जोड़ेंगे, 3 4 3 7, 2 9, 4 13, 13 3 16, 16 9 25, 25 4 29, 29 6 35, 35 5 40 हासिल आएगा 4। 6 4 10, 5 15, 15 और 9 24,
24 और 7 31, 31 और 2 33, 33 और 2 35, 35 8 43, 43 और 8 43 और 8 51, 51 और 4 55, यानी 550 हो गया। अब इस आधे भाग को इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 5 में 1 जाएगा 4 और 5 में 240। आपका जो आंसर वो 240 होना चाहिए। फिर से एक बार जोड़ेंगे, हो सकता है कहीं गलती हो रही हो, क्योंकि 240 इस ऑप्शन में कहीं पे दिख नहीं रहा है। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल में 18 संख्याएं हैं। तो पहले आधे भाग को जोड़ लेंगे। 9 8 17, 17 और 5 22, 22 4 26, 26 6 30, 26 6 32, 32 और 3 35, 35 और 6 41, 41 6 47 और 3 50 की 0 हासिल 5 आया। 7 1 8, 2 10, 3 13, 13 1 14, 15 16, 16 4 20, 5 25, 1 26 और 26 और 5 31, 310 आता है। दूसरे वाले भाग को जोड़ेंगे। 4 3 7 2 9, 4 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 6 35, 35 5 40 की 0 हासिल लगा 4, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 9 26, 26 और 7, 26 और 7 33, 33 और 2 35, 35 और 2 37, 37 और 8 45, 45 और 8 53, 53 और 4 57 होगा दोस्तों। यहाँ 550 नहीं 570 होगा। अब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, बस यहीं पे गड़बड़ी हो रही थी जोड़ने में। तो 260 आपका जो आएगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ कांच खिड़कियां हैं। मान लेते हैं कुछ कांच, ये कांच हैं और ये खिड़की हैं। कुछ खिड़कियां सफेद हैं, कुछ खिड़कियां सफेद हैं, सभी सफेद भंगुर हैं, सभी सफेद जो हैं वो भंगुर हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ सफेद कांच हैं जबकि कांच यहाँ है और सफेद यहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। कुछ भंगुर कांच है, कांच यहाँ भंगुर यहाँ है, इनका भी कोई तालमेल नहीं है। कुछ भंगुर खिड़कियाँ हैं, कुछ भंगुर खिड़कियाँ हो सकती हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। जो तीसरा वाला, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं, ये कथन है और इनकी ये 2 धारणाएं हैं। आपको बताना है कौन सी धारणा सही है। चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। तो इसकी तो बात इसमें नहीं करी गई है कहीं पे भी। दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं, ये वाला भी गलत है। तो ना तो 1 और ना ही 2 इसमें आंसर फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न, मदन और मोहन कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पर खड़ा है। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पे खड़ा है। 16वें स्थान पे मदन खड़ा है और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वें स्थान पर खड़ा है।
और ये 19वें स्थान पर खड़ा है। मोहन। यदि भी दोनों आपस में इतना स्थान बदल लेते हैं तो मदन बाएं सिरे से 28वां हो जाता है। अब मदन बाएं सिरे से 28वां हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर 0 ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो देखिए अब बाएं से इसकी जो रैंक आ गई वो 28 आ गई और दाएं से आपकी जो रैंक है वो 19 है और ये 2 बार काउंट हुआ है तो इसलिए इसमें 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल निकल के आएगा 9 8 17 की 7 2 1 3 1 4 47 माइनस 1 करेंगे तो आपका 46 निकल के आ जाएगा जो राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ए से ई पर हुए हैं 4 प्लस हुआ है। एस से डब्ल्यू 4 प्लस हुआ है 19 4 23 और 4 से 8 पे 4 प्लस हुआ है। सभी में 4 4 प्लस हो रहे हैं। अब इसको चेक करेंगे। 6 4 10 7 4 11 8 4 12 यानी 4 4 इसमें भी प्लस हुए हैं तो ये रूल सही है। इसमें देखिए 10 में 4 प्लस करेंगे 14 पे एन है, 11 4 15 पे ओ है और 12 4 16 पे पी है। तो यही वाला आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न माफ़ी चाहूँगा दोस्तों ये 2 बार प्रश्न टाइप हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए। इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है तो आगे इसका संबंध बताना है। अब यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 होता, प्लस 3 करेंगे तो आपका 19 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 5 है तो 5 का गुणा 2 में करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 13 आएगा और यहाँ पे 7 है तो 7 का गुणा 2 में करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 3 17 आ जाएगा। 17 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ इस प्रश्न को हम पीछे से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे की संख्या फाइंड करानी है। तो 3 में जब हम 5 का गुणा कराएंगे तो 15 आता है। अब 15 में 4 का गुणा कराएंगे तो 60 आएगा और 60 में 3 का गुणा कराएंगे तो 180 आएगा और यहाँ पे जब 3 अब देखिए 5 से 4 आया, 4 से 3, 3 से अब यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे तो 18 दूनी 36 यानी 360 आएगा और 360 में 1 का गुणा कराएंगे तो 360 ही आएगा। तो 360 आपका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। उपरोक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। अब देखिए अक्षर इसमें कहाँ कहाँ है। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो उसने बोला तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। अब मैं आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5वें पे 4 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए लंबी सीरीज है। लंबी सीरीज को करने का तरीका, आप एक अक्षर को छोड़ के चलेंगे तो आपकी सीरीज आराम से बनेगी। यहाँ से देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो यहाँ पे आएगा आपका 6 क्योंकि एक एक बढ़ता हुआ चल रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 5 यानी यहाँ पे 1 प्लस हुआ है,
यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, या ऐसा करिए आप यहाँ पे इनका क्यूब करिए, 0 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1 2 होगा, 2 का क्यूब वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 का वर्ग 25, 25 में 1 प्लस करेंगे 26 आएगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये वाली फाइंड करानी थी। यहाँ पे 6 आ चुका है। आपका जो ऑप्शन आएगा वो पहला वाला ऑप्शन सही है। 7 व्यक्ति NOPQRS और T एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। N किसी एक सिरे पर बैठा है। P N के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। P N के बाईं ओर, तो N यहाँ पे आ जाएगा, इस सिरे पे रख लेते हैं इसको। O P के दाईं ओर ठीक बगल में और R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। O की बात करी गई है। T जो Q के दाईं ओर और ठीक बगल में बैठा है, जो Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए यहाँ पे 7 लोग थे। अब यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे देखिए कुछ होगा। यस मान लेते हैं, यस के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एस के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसमें दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, ये प्रश्न ऐसे हल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको हल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई वर्ड मिस हुआ है। बाकी 6 लोग तो बैठ चुके हैं। एस की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ हो सकता है एस के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति के ठीक मध्य कौन बैठा है? अगर हम एस को यहाँ पे रख लेते हैं तो पंक्ति के मध्य क्यू आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्लियर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा। PQRSTU V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। S जो है नीचे से तीसरे स्थान पर है, 1 2 तीसरे पे S है। P और S के बीच केवल V है। P और S के बीच केवल V है, हम V को यहाँ पे रख लेते हैं। V T और V के बीच केवल 3 डब्बे रखे हैं। अब टोटल में 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अब अगर हम V को यहाँ पर रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। V को इधर रख लेते हैं S के नीचे, और P आ जाएगा इसके नीचे। अब बोला गया है T और V के बीच केवल 3 डब्बे हैं। एक तो ये हो जाएगा, 2 3, अब यहाँ T आ जाएगा। T U के ठीक नीचे रखा गया है, हम U को यहाँ रख लेते हैं। Q S के ठीक ऊपर रखा हुआ है। Q जो है S के ठीक ऊपर रखा हुआ है, तो Q यहाँ जाएगा। R का स्थान ऊपर से तीसरा है, R का स्थान ऊपर से तीसरा, ये R यहाँ पे हो जाएगा। U और S के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? U और S के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें क्या चेंज करने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी में ये प्रश्न मिला था, इसलिए इसको वैसे टाइप कर दिया है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर हम 8 और 40 को चेंज करें तो 6 गुणा यहाँ पे 8 कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा 40 + 2 - 5 माइनस यहाँ पे बराबर है
यहाँ पे बराबर का चिन्ह है 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, ये बटे में रहेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत है। 2 5 को चेंज करेंगे 2 5 को चेंज करते हैं गुणा 40 डिवाइड 8 प्लस 5 5 कर लेते हैं, -2 करेंगे और बराबर 11। 8 5 40, 6 5 30, 5 35 में 2 जाएगा, 33 बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं लगेगा, ये ऑप्शन गलत है, ये वाला भी गलत है। 5 और 6 को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 5 यहाँ हम करेंगे गुणा 40 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 -6 करेंगे बराबर 11। सॉल्व करिए 8 5 40, 5 25, 25 और 2 27, 27 में 6 जाएंगे तो 21 बचेगा। ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब इसको लास्ट ऑप्शन 2 और 6 को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 40 डिवाइड बाई 8 प्लस यहाँ पे 6 - 5 बराबर 11। इसको सॉल्व करिए 8 5 40, 5 दूनी 10 और 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, -5 करेंगे तो 11 निकल के आ जाएगा। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, ये देखिए इनइक्वालिटी असमानता का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम काफ़ी बार करा चुके हैं, लगभग सभी सेटों में 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। निष्कर्ष है n बड़ा है, n बड़ा या बराबर है b से। अब यहाँ पे देखिए n बराबर t के, t बड़ा या बराबर है b के, तो n जो है बड़ा होगा b से। ये ऑप्शन आपका सही है। b बड़ा है n से जबकि b छोटा है n से। r बड़ा है o से, r बड़ा है o से जबकि जे इस तरफ को है यानी q बड़ा है m से, तो o भी बड़ा होगा r से, ना कि r बड़ा होगा। m बड़ा है t से, m बड़ा है t से जबकि t बड़ा है यहाँ पे m से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों जो चिन्ह हैं वो बड़े की ओर इशारा करते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है यही सही है, 1 नंबर वाला। तो यहाँ पे आंसर आप दोगे 3 नंबर। ठीक है, 3 पे 1 नंबर है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग गड़बड़ी कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे तो आगे इसका संबंध बताना है। चलिए इसको लिखेंगे पहले। रिकवरी YRF VPCFR। अब देखिए इसको पीछे से पकड़ेंगे, y को y ही रहने दिया, r को r ही रहने दिया, e से f हो गया है, क्योंकि इसमें देखिए ये है स्वर, तो स्वर में 1 प्लस हुआ है। बाकी v को v रख दिया है, o है स्वर, प्लस 1 करेंगे p आएगा। c को c रहने दिया गया है, e में 1 प्लस करेंगे क्योंकि ये स्वर है, तो f हो जाएगा। r को r ही रहने दिया गया है। तो केवल यहाँ पे जो चेंजमेंट हो रहा है वो स्वर का हो रहा है, बाकी उसको ऐसे ही वैसा रख दिया जा रहा है। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए d पीछे से पकड़ेंगे, d
डी है, अभी स्वर है तो एक प्लस कर देंगे। आर व्यंजन है वही रहेगा, आई स्वर है एक प्लस करेंगे, आई के बाद जे आता है। फिर यू है तो यू के बाद वी आता है। क्यू है तो क्यू को क्यू रखा गया, और ई है तो एक प्लस एफ कर दिया गया, और आर है तो आर रख दिया गया, यानी क्रॉस चेक भी सही है। एस को पकड़ेंगे तो पहले एस आएगा, यू के साथ वी आएगा, चौथा ऑप्शन गलत, आर से शुरू हुआ है। इसके बाद ओ है तो पी आएगा, एस वी पी, यहाँ पे आर है, ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब यहाँ पे आर रखा जाएगा, ओ है तो ओ के बाद फिर से पी आएगा, एस वी पी आर पी, एस वी पी आर पी, एस वी पी पी आर है, ये वाला ऑप्शन गलत। जो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा यही वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। चलिए इनको हम चेंज करके देखेंगे। आर के बाद एस आता है, ओ के बाद पी आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, एम के बाद एन आएगा, ए के बाद बी आएगा, डी के बाद ई आता है, एल के बाद एम, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड, सी के बाद डी, ए के बाद बी और टी के बाद यू। अब देखिए इसमें भी स्वर है, यहाँ पे भी स्वर है, तो इन दो वर्णों में कोई भी स्वर नहीं, तो टोटल में 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो मान लेते हैं ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक है। देखिए यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने को पुत्र की आयु मान लेते हैं, इसको एस और इसको एफ। पुत्र की आयु के 2 गुने, ठीक है, प्लस पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए, प्लस एफ कर देते हैं, तो योगफल 34 वर्ष आता है, ठीक है। यदि पिता की आयु 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पिता की आयु की 1.5 गुने यानी 3/2 गुना कहा जाए, तो 3/2 गुना एफ प्लस पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो बराबर 45 वर्ष हो जाता है। अब इसको 2 को हम यहाँ से हटा के यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये 2 इस ओर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 और ये है 34, इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 10 में 4 गया 6 और 8 में 3 गया 5। अब आगे देखिए, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पिता की आयु की बात करी गई है तो हमें सन से कोई मतलब नहीं, हम सन को हटा देते हैं और यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 3F है, यानी इसको हम इसमें घटा देंगे तो 2F बराबर आ जाएगा आपका 56 और इसको जब इससे काट देंगे तो आता है 28, यानी पिता की जो आयु आएगी वो 28 वर्ष निकल के आ जाएगी। जो सही आंसर राइट है वो
4 नंबर 28 बस। अगला प्रश्न देखिए, श्री अमरदीप ने अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू किया और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला। चलिए 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब वो सिटी सेंटर पहुंचे। ये कार्यालय था और ये है सिटी सेंटर। ठीक है, फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़े। अब वामावर्त मुड़ने के लिए जो घड़ी की उल्टी दिशा होती है वो 90 डिग्री, अब यहाँ से देखिए ये होता है 90 डिग्री आपका, तो वामावर्त इस ओर जब मुड़ेंगे उसको बोलते हैं। अब यहाँ से वो 90 डिग्री यानी उत्तर की ओर मुड़े। ठीक है, और 8 किलोमीटर चले। 8 किलोमीटर चले तो इसके बराबर आ गए होंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर की दूरी ये तय की थी। तय करके सिटी पैलेस पहुंचे। अब ये है सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस पे पहुंच गए। सिटी पैलेस से वह बाएं मुड़े और 8 किलोमीटर चले। अब यहाँ से वह बाएं मुड़े हैं और 8 किलोमीटर चले, अपने घर पहुंच गए। ये है घर उनका। अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उनके घर से क्रमशः किस दिशा में है? अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उनके घर से क्रमशः किस दिशा में है? अब देखिए कार्यालय है पूर्व दिशा की ओर, कार्यालय तो हो गया पूर्व दिशा की ओर। ठीक, और सिटी सेंटर ये है घर, तो सिटी सेंटर हो गया दक्षिण पूर्व की ओर। और आगे क्या है? सिटी सेंटर उनके घर से क्रमशः, तो पूर्व अब उनकी घर सिटी सेंटर ये है, घर यहाँ पे है। पूछा है अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उनके घर से क्रमशः किस दिशा में है। अब घर से सिटी सेंटर ये है तो दक्षिण पूर्व हो गया। अब कार्यालय की बात करेंगे तो सॉरी पश्चिम होगा यहाँ पे, वही में उसके घर से पूछ रहा है तो कार्यालय पश्चिम की ओर होगा। तो पश्चिम दक्षिण पूर्व। कहीं कोई गड़बड़ी हुई क्या प्रश्न में? चलिए देख लेते हैं इसको। हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल लेंस से टाइपिंग कॉपी करता हूँ प्रश्नों को, इस वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। कितना भी रीचेक करो कोई ना कोई वर्ड छूट ही जाता है। देखिए, श्री अमरदीप ने अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू किया और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय की। मान लेते हैं वो यहाँ से शुरू करी, यह है कार्यालय। दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलना शुरू किया, फिर वह बाएं मुड़े। अब बाईं ओर इस तरफ होगा, बाएं मुड़े और 15 किलोमीटर चले।
यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी तय करके सिटी सेंटर पहुँचे। ये यहाँ पे सिटी सेंटर है, ठीक। फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़े और 8 किलोमीटर की दूरी तय करके सिटी पैलेस पहुँचे। वामावर्त इसी ओर होता है और 90 डिग्री पहले इस ओर थे, अब इस ओर हो गए, 90 डिग्री मुड़ गए और 8 किलोमीटर की दूरी भी तय करके सिटी पैलेस पहुँचे। यहाँ पे सिटी पैलेस पहुँचे। सिटी पैलेस से वह बाएं मुड़े, 8 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वो यहाँ से बाएं मुड़े हैं तो 8 किलोमीटर की दूरी तय की और करके अपने घर पहुँच गए। ये है उनका घर। अब अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उनके घर से क्रमशः किस दिशा में है? देखिए, सिटी सेंटर की बात करें तो ये वाली जो दिशा होती है, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण, तो ये आएगा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक। और अब उसके घर से कार्यालय की बात करें तो ये हो गया पश्चिम, तो यहाँ पे आएगा पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो यही आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन में हो सकता है कोई गड़बड़ी हो गई हो, आप आंसर यही वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, सभी मैदान समतल हैं। सभी मैदान समतल हैं। अब ये हो गया मैदान, ये हो गया समतल। कुछ समतल आच्छादित हैं, कुछ समतल जो हैं आच्छादित हैं, आच्छादित हैं। सभी आच्छादित आर्द्र हैं। सभी जो आच्छादित हैं वो आर्द्र हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ आर्द्र समतल हैं, कुछ आर्द्र समतल हैं। अब कुछ की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए, समतल का और आर्द्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ आर्द्र मैदान है, कुछ आर्द्र मैदान है, ये भी सही है। कुछ आर्द्र मैदान है, कुछ समतल मैदान है, कुछ समतल, समतल ये है और मैदान ये है। कुछ समतल की बात करेंगे तो ये भी वाला सही है। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ये देखिए सीरीज का प्रश्न है। सीरीज बनाएंगे ए से डी, डी से जी, जी से जे पे। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस किया है। ए में 3 प्लस 4 पे डी है, 4 3 7, 7 पे जी, 7 3 10, 10 पे जे, 10 3 13, 13 पे एम आता है। एम सभी में है। अब जे 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 और 3 22 पे भी आएगा। यहाँ पे एस है, इसका काम खत्म, और यहाँ पे वाई है, इसका भी काम खत्म। दोस्तों थोड़ा गला खराब है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। एम 13 पे और पी 16 पे, ठीक है। 16 से 3 19, 19 पे 3 22, 22 3 25 पे वाई आएगा। अब यहाँ पे जे है, इसका भी काम खत्म,
तो वाई 108 वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 54 बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है भाग 9, पी का अर्थ गुणा 11, टी का अर्थ माइनस 13, एम का अर्थ है प्लस 17, 9 छक्के 54, 11 छक्का 66। अब माइनस का 13 माइनस का 17, यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा, तो ये माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 आपका राइट आंसर है। देखिए फिर से इनइक्वालिटी असमानता का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। Q बड़ा है M से, M बड़ा है H से। देखिए M बड़ा है H से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो चिन्ह आपको दिख रहे होंगे ये अपोजिट है, ये वाला सही नहीं हो सकता है। Z बड़ा है X से, Z बड़ा है X से, ठीक है। X बड़ा या बराबर है M के, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है अपोजिट है। जब अपोजिट की बात होती है तो गलत होता है। M बड़ा है R से, M बड़ा है R से, ठीक है। R बड़ा है X से, R बड़ा है X से, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि देखिए M यहाँ पे M से H बड़ा है, नहीं H से M बड़ा है और R से H बड़ा है, तो R से M भी बड़ा होगा। अब यहाँ X की R की तुलना करेंगे तो R बड़ा है X से, ये वाला आप ये ऑप्शन आपका गलत है। जो राइट आंसर तीसरा वाला। अगला देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो आगे इसका संबंध बताना है। देखिए AFPQV बराबर CITVB। यहाँ पे दो प्लस हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 3 प्लस हुए हैं, 16 4 20, 4 प्लस हुए हैं, 17 5 22, 5 प्लस हुए हैं और 22 6 28 यानी 6 प्लस हुए हैं, यानी 2 3 4 5 6। वही क्रम इनमें चेक करेंगे। इसमें देखिए 2 प्लस हुए हैं तो 6, 3 प्लस में 12 3 15 O, ऐसे 14 और 4 18 R, 16 5 21 पे U और 7 6 13। अब इसमें 2 प्लस करेंगे, 12 2 14, 14 पे N होता है। Q वाला ऑप्शन गलत है। 14 3 17 पे Q आएगा, तीनों में Q है। A में 4 प्लस करेंगे तो 5 पे E आता है, यहाँ पे डबल Q है, ये इसका काम ख़त्म। अब आगे देखिए, यहाँ पे 2 3 4, अब इसमें G 7 पे, इसमें 5 प्लस करेंगे 12 पे L आएगा, L इसमें है, इसमें Q है, ये इसका काम भी सॉरी, ये जो आपका होगा दूसरा, ये राइट आंसर है। और ये है दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। ABCDEF और G और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वर्ग के आकार की मेज है और चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं, ठीक है। तो कोनों पर यहाँ पे बैठे हैं और भुजाओं के मध्य यहाँ पे बैठे हैं। DF की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अभी देखिए यहाँ कोने की स्थिति क्लियर नहीं है,
अब यहाँ आगे देखिए, डी किसी एक कोने पर बैठा है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। डी को हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ को अगर यहाँ पर रख लें 1 2 3, तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर डी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए किसी भी कोने पर नहीं है। ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए ए यहाँ पे हो नहीं सकता है, ए यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, एफ यहाँ पे आ चुका है और कोने पर भी नहीं है, तो ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ए की स्थिति क्लियर है। अब आगे यहाँ से देखेंगे, सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे होगा। जी ई के ठीक बगल में बैठा है। जी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है, तो जी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ हो जाएगा, क्योंकि दो जो एक साथ छूटे वही यही है। इसके बाद देखिए, जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब जी के बी और इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। अब बचा है ए, नहीं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी एच, एच बचा है, एच आएगा यहाँ पे। अब आगे देखिए, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2 बी बैठा है, जो राइट आंसर आपका बी है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। उम्मीद है दोस्तों सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जिस भी प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी होती है तो कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस प्रश्न का आंसर देने की फिर से कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 1 2 बार आप ज़रूर पूछिए, हम बताने की प्रयास करेंगे। अगले जो सेट होंगे उनमें बताने का प्रयास करेंगे। और सपोर्ट ज़रूर करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम भी आगे बढ़ने का मौका मिले और जिससे हम आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ यार ऐसे मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि रीजनिंग का जो स्कोर है वो सर्वाधिक रहता है ग्रुप डी में। डिसाइड आपका ग्रुप डी में रीजनिंग और मैथ ही करते हैं, क्योंकि जीके आप कितना भी पढ़ लो उसका कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से आ जाए। रीजनिंग का एक गिना चुना सिलेबस यही है, प्रश्न आएंगे भी तो यहीं से आएंगे। मैथ का भी ऐसे ही रहता है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। और साइंस तो आप लोग पता ही है, साइंस थोड़ा होती तो इजी है लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, इस वजह से वो हम लोगों को टफ लगती है। और साइंस के प्रश्न भी थोड़ा टफ आते हैं, जिससे उनमें स्कोर नहीं बन पाता है। और आप लोग तैयारी ऐसी करिए और जिससे आप लोग अच्छा स्कोर बनाएंगे। और इस बार देखिए वैकेंसी भी कम है, तो कंपटीशन तो हाई लेवल का रहने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।